नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। उत्तराखंड के बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट पूरा हो गया है। ड्राफ्ट पूरा होने पर उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रंजना देसाई ने कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अब पूरा हो गया है। ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मुद्रित की जाएगी। इसके बाद इसे उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाएगा। जस्टिस रंजना देसाई ने कहा है कि कमेटी ने उत्तराखंड के राजनेताओं, मंत्रियों, विधायकों और आम जनता की राय ली है। उसके बाद ही समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार किया गया है। The government of Uttarakhand constituted an expert committee to examine the various existing laws regulating personal law matters of the residents of Uttarakhand. The notification in this regard was issued on 27 May 2022. Tribal village Mana and visited 40 different places in the state covering all the districts, which culminated in a public discussion in Delhi on 14 June 2023 with participation from the residents of Uttarakhand staying in the National Capital Region. The subcommittee met 143 times in Dehradun and other places. It gives me immense pleasure to inform you that the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee along with the draft code would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand, and I can tell you that will be very soon. उत्तराखंड में बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। आज यूसीसी कमेटी की दिल्ली में अंतिम बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किस संविधान के अनुरूप ही यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लाया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव से पहले जो सरकार ने जनता से वायदा किया था, सरकार उस वायदे पर आगे बढ़ रही है और जनता ने जो जनादेश सरकार को दिया उसका पालन किया जा रहा है। यूसीसी भारत के संविधान की जो धारा 44 है उसमें उसका उल्लेख है, उसमें प्रावधान किया गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब संविधान बना रहे थे उस समय यूसीसी का प्रावधान इस भारत के संविधान में किया गया है। और हमने उत्तराखंड में, चूँकि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने इस जो आम चुनाव 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस विधानसभा के चुनाव में देवतुल्य जनता के सामने ये अपना प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने शुक्रवार को सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यूसीसी और खास तौर से लोकायुक्त के मसले पर बातचीत हुई है। तो खास ये मुलाकात, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 8 हफ्ते के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार का लोकायुक्त बिल पिछले 5 साल से विधानसभा की प्रवर समिति के पास लंबित है। हालांकि स्पीकर रितु खंडूरी का कहना है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी जिसमें उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेकर बातचीत की है। काफ़ी समय के बाद इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिली और इस बात का उन्होंने भी मुझे बोला कि हम लोग काफ़ी समय बाद इस बार मिल रहे हैं। कल तक मैं कोटद्वार थी और मेरे बहुत से ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं कोटद्वार के, जिनको लेकर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गई थी। चाहे वो घोषणाएं हों, चाहे वो कोटद्वार में हम कुछ चीज़ें और चाह रहे हों, विकास की कुछ चीज़ें चाह रहे हैं। तो बेसिकली मेरा जो आज मिलने का मकसद था वो ये था कि बहुत समय से मिली नहीं हूँ, और दूसरा कुछ कोटद्वार के बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी। का विषय है कि प्रवर समिति को इसमें आगे निर्णय लेना है, विधानसभा स्तर से भी कुछ होना, तो मैं इसमें भी क्या विधानसभा स्तर से? देखिए, ऐसा है, अभी अपडेट मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। ये सही है कि 17 में ये पटल पे रखा गया था, उसके बाद प्रवर समिति को दिया गया था।
उसके बाद क्या हुआ है, उसमें क्या आगे स्टेप्स होंगे या क्या हुए हैं, उन पर मुझे अभी अगले हफ्ते मैं बैठूंगी। कल तो वैसे जैसे ईद थी तो कल समय नहीं था, मैं जाकर विधानसभा में देखूंगी उसको, और उसके बाद फिर आगे जैसा भी होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है। यात्रा तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों का दौर जारी है। सुरक्षा की तैयारियों को लेकर डीजीपी पड़ोसी राज्य के साथ बैठक कर चुके हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रशासन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। पिछले साल कोरोना की सख्ती के बावजूद हरिद्वार में 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा कांवड़ियों ने पहुंचकर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। प्रशासन को उम्मीद है कि इस साल भी कांवड़ यात्रा नए रिकॉर्ड कायम करेगी। वहीं कांवड़ यात्रा की प्रशासनिक तैयारियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि सुरक्षा के दृष्टिगत हरिद्वार में ही करीब 5000 पुलिस भर्ती तैनात रहेंगे। इसके अलावा ऋषिकेश, नीलकंठ महादेव मंदिर और मुनि की रेती में अलग से फोर्स की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की 12 कंपनी मांगी गई हैं। साथ ही सभी राज्यों को ये जानकारी दी गई है कि सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। ऐसे में हुड़दंग को किसी भी रूप में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यही नहीं, कांवड़ यात्रा में डीजे प्रतिबंधित नहीं होगा बल्कि नियंत्रित होगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि कांवड़ की हाइट 12 फुट से अधिक नहीं होगी। आज जो है इस वर्ष की कांवड़ मेला की जो 3 जुलाई से 17 जुलाई तक होने वाला है, उसकी हमारी अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक थी और इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया, आईबी के अधिकारियों ने भाग लिया, आरपीएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने भाग लिया और हम लोगों ने आपसी कोऑर्डिनेशन, रास्तों कौन से रूट से कैसे होना है उसके बारे में, कब से डाइवर्जन लागू किए जाने हैं उसके बारे में चर्चा की और बाकी कैसे कांवड़ मेला को शांतिपूर्वक ढंग से कराया जाना है उसके बारे में चर्चा की। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार वन प्रभाग ने भी कमर कस ली है। हरिद्वार वन प्रभाग इस बार कांवड़ में कांवड़ियों की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसलिए विभाग ने 23 गश्ती टीमों को तैनात किया है। साथ ही विभाग वॉच टावर से भी कांवड़ियों और जंगली जानवरों पर नजर रखेगा। जो भी हमारे कांवड़ मार्ग हैं, जो कांवड़ पट्टियां जो वन क्षेत्रों से गुजरती हैं, वहाँ पे कोई भी मानव वन्यजीव संघर्ष की ऐसी घटना न घटित हो, इसके लिए हमने 23 टीमों का गठन किया है जो कि 24/7 लगातार जो है वहाँ पे गश्त करेंगी और कोई भी इस तरह की घटना होती है तो कोई भी जिससे वन्यजीव वगैरह अचानक आ भी जाता है तो उसको सुरक्षित जो है वन क्षेत्र में वापस करेंगे। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है उनके सुनिश्चित करेंगे। और इसके सिवा एक हमारी यहाँ QRT टीम है, क्विक रिस्पॉन्स टीम है, जिसमें हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं और उनके साथ प्रशिक्षित दक्ष जो है हमारे कर्मी हैं, जो कि किसी इमरजेंसी की कोई सिचुएशन आएगी तो उसको जाके तुरंत। उत्तराखंड उद्यान विभाग में हुए घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, सीबीआई, उद्यान अधिकारी, नैनीताल समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने पूर्व उद्यान निदेशक HS बवेजा को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जहां एक और हाई कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि जो घोटाले में बिंदु जनहित याचिका में उठाए, क्या उनकी प्रारंभिक जांच हो सकती है या नहीं। इसको लेकर कोर्ट को अगली तारीख में जानकारी दी जाए। वहीं कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा और गणेश जोशी के मुताबिक उद्यान विभाग के निदेशक को शिकायतें मिलने के बाद उन्होंने हटाया है और उसके खिलाफ जांच भी जारी है। इसके साथ ही गणेश जोशी का कहना है कि जो भ्रष्टाचारी है उनसे वसूली जरूर की जाएगी। कोई भी व्यक्ति हो जो भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए उत्तराखंड में जगह नहीं है। जैसे ही मुझे स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत मिली थी, मैंने डीएम उत्तरकाशी से उसकी जांच कराई थी और डीएम की जांच के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको निलंबित किया है, उस पर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए कहा है और माननीय उच्च न्यायालय ने भी उसका संज्ञान लिया है और उसी के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई होगी। धामी सरकार का संकल्प है कि सही को हम छेड़ेंगे।
बीजेपी देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। उसी के तहत उत्तराखंड में भी अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अभियान को पूरा करने के समय पहले जहां भाजपा द्वारा 30 जून रखा गया था, तो अब इस अभियान को आगे बढ़ा दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि अभियान को अब 5 जुलाई तक चलाया जाएगा। वहीं इस अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। महासंपर्क अभियान के तहत उत्तराखंड के हर बूथ से संपर्क का जो हमारा कार्यक्रम था, घर घर संपर्क, उस कार्यक्रम की तिथि केंद्र द्वारा हमको अनुमति मिल गई है और 5 तारीख हमने वो कार्यक्रम रखा है। हमने प्रत्येक विधानसभा के पीछे तो विशिष्ट जनों से मिलने का कार्यक्रम था, उसकी समीक्षा चल रही है। किसी विधानसभा में 5-7 लोग अभी छोटे, उनको हम पूर्ण करेंगे और एक लोकसभा में 1000 लोगों के मिलने का लक्ष्य हम से ज़्यादा हम लोग बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कोई घर न छूटे, इस दृष्टि से हमने कार्यक्रम तय किया। और मुझे बताते खुशी है कि उत्तरांचल में हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया। उसका परिणाम था कि हमारी महिला मोर्चे की चमोली जिले की जो अध्यक्ष हैं हिमानी वैष्णव, वो सर्वाधिक सेल्फी लेने वाली और घर घर संपर्क करने वाली कार्यकर्ता में उसने 10वां स्थान प्राप्त। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश उपाध्याय और प्रमिला रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 24 और 25 जुलाई को मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का महाधिवेशन होगा, जिसमें पार्टी में सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और नए लोगों को पार्टी में जगह दी जाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल का नाम बदलने पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को उत्तराखंड क्रांति दल की नई कार्यकारिणी का गठन होगा। हमारा 24-25 जुलाई को द्विवार्षिक महाधिवेशन मसूरी में होना तय हुआ है और निश्चित तौर पे उपरांत 45 साल का हो गया आज। और 45 साल में इसी मसूरी में, इसी जगह में रात को 1 बजे 1974 को 1979 में हमारा उत्तराखंड क्रांति का गठन हुआ था। पहले तो 7-8-10 दिन, 2-4 महीने तक चर्चाएँ चलती रही। हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता उसमें बैठे रहे। अभी बीपी नौटियाल जी, उनियाल जी, अभी उनकी डेथ हो गई। हमारे श्रीनगर से अभी मदन मोहन नौटियाल जी है। तमाम हमारे संस्थापक जो सदस्य थे, उन्होंने रात को इसकी घोषणा करी उत्तराखंड क्रांति दल का नया नाम देकर कि इस प्रदेश में एक क्षेत्रीय पार्टी होगी, तभी इस प्रदेश का भला का ये महाधिवेशन है और महाधिवेशन 24-25 जुलाई को होता है। मसूरी में हमने महाधिवेशन की घोषणा कर दी है। उस परिप्रेक्ष्य में टेहरी, चमोली, उत्तरकाशी सब हम लोग भ्रमण कर चुके हैं। पूरे और जगह हम भ्रमण करने जा रहे हैं। नैनीताल हम लोग बात कर रहे हैं। तो सभी पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी इसमें बनने जा रही है। उत्तराखंड क्रांति दल एक बड़े मजबूत विकल्प के रूप में यहाँ पर उभरेगा। थोड़ा सा जैसे प्रदीप भंडारी जी कह रहे थे कि उत्तराखंड क्रांति दल का थोड़ा नाम बड़ा गलत हो गया है, ये निश्चित तौर पर हम स्वीकार करते हैं कि बड़े नेताओं की कमी के कारण से हम लोग आज हाशिए पर हैं, प्रदेश का नुकसान हो रहा है। का ये महाधिवेशन है और महाधिवेशन केंद्र सरकार ने देश के किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 10 रुपए की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगिंदर पुंडीर ने मोदी सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है, तब से किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जो अभी गन्ने की न्यूनतम खरीद की उस पर 10 रुपये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाए, इसके लिए उनका आभार और धन्यवाद। 3,68,000 करोड़ जो उर्वरक पे सब्सिडी है और 2025 तक जो यूरिया पे सब्सिडी बढ़ाई है और पीएम परिणाम योजना में जो उन्होंने उर्वरक की जो जितना हम रासायनिक और कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं उसको कम करते हुए जो उन्होंने एक प्राकृतिक जैविक खेती की और किसानों को ले जाने का ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए हम उनका आभार और धन्यवाद करते हैं। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुला है। भारी मलबा आने से छिनका में बंद था एनएच, जहां 20 घंटों के बाद खुला है राष्ट्रीय राजमार्ग। पुलिस प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाई है, हजारों फंसे यात्रियों को रवाना किया है। तो 20 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग खुल गया है और यात्रियों को रवाना किया गया है। बड़ी संख्या में यात्री फंसे थे और इसी के चलते पुलिस प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कड़ी मशक्कत की और 20 घंटों के बाद इस एनएच को खोल दिया गया है और यात्रियों को रवाना कर दिया गया है।
पहाड़ के स्वास्थ्य सड़क की बदहाल व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। मामला पिथौरागढ़ जिले का है, जहां पर बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो गया। उसे अस्पताल पहुंचने के लिए एसडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी। एसडीआरएफ के जवानों ने 12 किलोमीटर पैदल चलकर बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा को सूचना मिली, जिसमें बताया गया कि पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी से लगभग 80 से 85 किलोमीटर आगे मिलम ग्लेशियर के समीप बोथी गांव में 62 साल के बुजुर्ग का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो गया है। उन्हें तत्काल चिकित्सालय पहुंचाया जाना आवश्यक है। बुजुर्ग व्यक्ति का घर सड़क मार्ग से लगभग 12 किलोमीटर पैदल मार्ग की दूरी पर था। अत्यधिक दुर्गम मार्ग पर बसे बोथी गांव में संचार व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में बुजुर्ग के रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम की आवश्यकता है। पिथौरागढ़ प्रशासन के जिला नियंत्रण कक्ष ने एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया है। सूचना मिलते ही मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम तुरंत एक्शन में आई, बुजुर्ग को मदद पहुंचाई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने छोटी हल्द्वानी और रतनपुर में पेयजल योजना का शिलान्यास किया। विधायक भगत ने बताया कि दोनों पेयजल योजनाओं से 670 परिवारों को फायदा मिलेगा और छोटी हल्द्वानी पेयजल योजना में 1 करोड़ 61 लाख की लागत से 5 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन बिछाई जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश के अंदर हर घर को शुद्ध जल मिल सके, इसके लिए जल हर घर नल हर घर जल योजना चलाई है। उसी क्रम में आजकल कालाढूंगी विधानसभा में भी बहुत तेजी से हम नलकूपों का, लाइन विस्तारों का, ओवरहेड टैंक का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमने 3 जगह किया है, एक फुलचौड़ में किया हल्द्वानी में, एक यहाँ रतनपुर में किया है और एक यहाँ छोटी हल्द्वानी में किया है। छोटी हल्द्वानी में करीब 200 परिवारों को लाभ मिलेगा। ये 1 करोड़ 68 लाख की योजना है। इसमें ट्यूबवेल पहले से बना हुआ है, ओवरहेड टैंक बना हुआ है, केवल लाइनों का विस्तार है। रतनपुर 5 करोड़ की योजना है, उसमें लगभग 500 परिवारों को लाभ मिलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश के अल्मोड़ा में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान सहित अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान 30 सूत्रीय कार्यक्रम पर चर्चा की गई ताकि स्थानीय उत्पादों का बेहतर उपयोग कर लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ सके और पलायन पर अंकुश लग सके। स्थानीय विधायक मनोज तिवारी का कहना है कि इस कार्यशाला के माध्यम से ग्रामीणों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। फलक्रम ऑफ डेवलपमेंट जो वर्कशॉप है, इसका मेन एम है कि डिस्ट्रिक्ट को कैसे हम सेंटर बना सके डेवलपमेंट का। जितने भी सरकार की स्कीम्स होती हैं, चाहे सेंटर की होती हैं, स्टेट की होती हैं, जिला योजना होती है, वो सारी जो होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट करी जाती है। जो भी डेवलपमेंट होता है जिसको मापा भी जाता है, वो हम डिस्ट्रिक्ट में ही जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके थ्रू मापते हैं हम लोग। इसलिए हमारी ये वर्कशॉप कराई गई है। हमारा एम ये है कि हम इंश्योर कर सके जो डेवलपमेंट है वो ग्रास रूट से हो, जो प्लानिंग हो वो हमारी जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें रखते हुए हम जिला योजना में कैसे हम केटर कर सकें। कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है कि कैसे हम सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दे करके और उसके साथ साथ जो हमारी 30 जो प्रोग्राम्स हैं उनमें सामंजस्य स्थापित करके उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं करके, उसमें चाहे हमारा हेल्थ सेक्टर हो, चाहे इनकम जनरेट से संबंधित हो, चाहे हमारा डेवलपमेंट से संबंधित हो, चाहे हमारे एजुकेशन से संबंधित हो, तो इन सारी चीज़ों को सामंजस्य से बना के धरातल पे एक विस्तृत रूप से एक ठोस कार्य योजना बना के उसमें जिससे कि लोगों को रोज़गार भी मिले, उनकी इनकम भी जनरेट हो और उसके साथ साथ एजुकेशन की क्वालिटी भी हो सके, हेल्थ में सुधार हो सके। उत्तराखंड के देवप्रयाग संगम पर पैर फिसलने से हरियाणा के कृषि विभाग में संयुक्त निदेशक जगराज डांडी गंगा में बह गए। रेस्क्यू टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया है। बता दें कि 54 साल के जगराज डांडी अपनी पत्नी नीता और बेटी के साथ ऋषिकेश घूमने आए थे। यहां से बृहस्पतिवार को जगराज परिवार के साथ देवप्रयाग पहुंचे। अलकनंदा व भागीरथी के संगम तट पर स्नान करते हुए एक पत्थर पर डांडी ने जैसे ही पैर रखा तो उनका पैर फिसल गया और वहां गंगा के तेज बहाव में बह गए। मसूरी के जौनपुर में ऐतिहासिक मौड़ मेला धूमधाम से मनाया गया। राजशाही के जमाने से मनाए जाने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में लोग ढोल दमाऊ और रणसिंघा के साथ अगलाड़ नदी में उतरे। नदी में तिमरू
का पाउडर उड़ेला। इसके साथ ही लोग मछली पकड़ने के लिए नदी में कूद पड़े। देर शाम तक लोग मछली पकड़ने में व्यस्त रहे। बता दें, मसूरी से लगे टिहरी जिले के जौनपुर विकास खंड की अगलाड़ नदी में लगने वाले मौड़ मेले को राजमेड़ भी कहा जाता है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत में जौनपुर, जौनसार व रवाई का विशेष महत्व है। इस क्षेत्र को पांडवों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ साल भर त्योहार होते रहते हैं। ये राजाओं के ज़माने से, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले एक राजा के टाइम से एक मेला टाइप का मनाते हैं, राजमोहन के नाम से जानते हैं। यहाँ पूरे जौनपुर, जौनसार घाटी के लोग आते हैं। आपने देखा होगा 10,000 से भी मेरे ख्याल ज़्यादा आदमी यहाँ राजमोहन मेले का आनंद उठा रहे हैं। और इसको एक पांति के रूप में पहले से मनाया जाता है। इस साल लालूर पट्टी के लोगों की पांति थी, वो एक टिमरू का एक पाउडर बनता है, उसको नदी में छोड़ा जाता है। बस वहीं से शुरुआत मोड़ की होती है। बोला कम से कम 10-15 कुंटल मच्छी तो मरी होगी। ये राजा के अंतर्गत आता था। टिहरी के राजा जो है एक दिन मच्छी मारने का वो देता है लोगों को हुक्म, आप मार लीजिए। वैसे आगे पीछे नहीं मारते थे। मोड़ के दिन साल में एक बार होता है। मोड़ के दिन लोग मच्छी मारने के लिए यहाँ आते हैं। तो ये एक मनाया जाता है, ये त्योहार भी है, मेला भी है, जिससे मतलब उत्तराखंड का कल्चर बचा रहे। उत्तराखंड का कल्चर बचा रहेगा। साहब आप आगे जाइए, आगे आपको मेला भी मिलेगा, नाच गाने भी मिलेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। और आप ये मान लीजिए कि पूरा जमसार बाबा और पछवा दोन, रवाई, जौनपुर के लोग यहाँ पर मछली मारने, पकड़ने, देखने के लिए आते हैं। के ऊपर एक गाना बना है, शूटिंग करने आए हैं। तो इस मोड़ मेले में हमने जहाँ तक सुना है, ज़्यादा तो नहीं सुना है, ऐसे हम इतने पुराने नहीं है। ये मोड़ मेला सदियों से चले आ रहा है और सभी गांव वासियों का है, पूरे खत्म मुल्क का मोड़ मेला है। और सभी रीति रिवाज के साथ मोड़ मेले में आते हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों को इस पौराणिक मोड़ मेले की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जैसे पूछा था कि मोड़ मेला क्यों आयोजित किया जाता है, तो मोड़ मेले का आयोजन का एक रीजन हमारे पूर्वजों द्वारा ये बताया जाता है कि यहाँ पर जैसे जब राजा जी, टिहरी के जो राजा होते थे, वो यहाँ पर जब बेकारी का समय था, उस टाइम जब अपने वसूली के लिए आते थे, तो यहाँ पर सभी क्षेत्रवासियों को बुलाते थे और उनसे यहाँ पर मच्छी मरवाया करते थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।